हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और खुश हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स दैट इज चैप्टर 2 ऑफ +1 अकाउंटेंसी का कुछ पार्ट किया था। आज हम उससे आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। तो देखिए, हमने पिछली लेक्चर में इसके दो टॉपिक कवर किए थे। हमने देखा था रिसीट्स क्या होते हैं, बिजनेस को पैसा कहाँ कहाँ से आता है और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। फिर बिजनेस को क्या एक्सपेंडिचर खर्चे करने पड़ते हैं और खर्चों की क्लासिफिकेशन क्या है। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे गुड्स का क्या मतलब है और स्टॉक और इन्वेंट्री का क्या मतलब है। फिर देखेंगे परचेज और सेल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है। फिर कुछ एक छोटे छोटे टॉपिक जैसे प्रॉफिट और लॉस क्या है और गेन क्या है, इनकम क्या है, इन चारों में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी। मैं आज आपको सबसे पहली स्लाइड जो हम डिस्कस करने वाले हैं गुड्स गुड्स पर लेकर के चलता हूं। आइए देखते हैं गुड्स क्या होता है। देखिए, गुड्स का क्या मतलब है। गुड्स का मतलब है माल। जो भी बिजनेस का माल है जिसमें वो सेल परचेज करता है वो उसका गुड्स है। अब गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। गुड्स में ना तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले तो उसका वो प्रोडक्ट उस गुड्स में इन्वॉल्व होता है जिसमें वो डील करता है, बिजनेस यूनिट जिसमें डील कर रही होती है। और यानी कि जो आइटम वो परचेज करके लाता है रीसेल के लिए। मेरे एग्जांपल में मान के चलता हूँ, किसी बिजनेसमैन की रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है। वो रेडीमेड गारमेंट्स लाता है, लिवाइस के कपड़े लाता है, मुफ्ती के कपड़े लाता है, किसी और ब्रांड के जारा के कपड़े लाता है और कपड़ों को ऐसे ऐसे आगे आगे बेच देता है प्रॉफिट ऐड करने के बाद। तो वो आइटम क्या है? वो आइटम उसकी है परचेज फॉर रीसेल। उसने आइटम वो परचेज करी है रीसेल के लिए। इस आइटम में वो डील कर रहा है। दूसरा इसमें क्या इंक्लूड होता है? दूसरा क्या होता है जी, कई बार कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का काम माल लाकर यूं का यूं बेचना नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का काम होता है वो कच्चा माल लाती है, कच्चे माल से वो वर्क इन प्रोग्रेस बनाती है और वर्क इन प्रोग्रेस से वो फिनिश्ड गुड्स बनाती है और उस फिनिश्ड गुड्स को मार्केट में सेल करती है। तो कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से उसने जो वर्क इन प्रोग्रेस बनाया, मैं रिपीट कर दूं, रॉ मटेरियल से जो उसने वर्क इन प्रोग्रेस बनाया, वो रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस उसके गुड्स में इन्वॉल्व होता है। मेरे एग्जांपल में कॉटन से वो थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड से वो थान वाला कपड़ा बनाते हैं। तो कॉटन, थ्रेड और क्लोथ वो सारा उसके रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस है, वो भी उसका गुड्स होता है, वो भी उसके गुड्स में इंक्लूड होता है। और क्या इंक्लूड होता है? और फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स क्या है? मेरे एग्जांपल में महेश मंदानी जी रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस से वो फिनिश्ड गुड बनाते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं, वो गारमेंट्स मार्केट में बेचते हैं। तो वो गारमेंट्स भी उनके लिए गुड्स हैं। ठीक है जी। तो ये तीन चीजें जो होती है ना, ये तीन चीजें आपके गुड्स में इंक्लूड होती हैं। कोई आइटम आपने परचेज करा उसको रीसेल के लिए, कोई आपने कच्चा माल लिया, कच्चे माल से वर्क इन प्रोग्रेस बनाया, फिर वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स बनाया। तो ये तीन आइटम जो हैं उसकी गुड्स में इन्वॉल्व होती है। इन तीन आइटम को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आज इससे आगे का जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री और परचेजेस, उसमें भी मैं यही टर्म्स यूज करूंगा जिससे आपको नए नए वर्ड्स, नई नई लैंग्वेज आपको रटनी ना पड़े। एक ही लैंग्वेज आप यूज कर लें, उसको आगे हर एक टॉपिक में आप यूज कर पाए। तो यही आपका आगे जाकर के स्टॉक भी कहलाएगा और यही आगे जाकर के परचेज भी कहलाएगा। ठीक है जी। अभी हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। कोई पॉइंट मिस हो गया होगा तो थ्योरी में कवर हो जाएगा। कह रहे हैं जी, गुड्स इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स इन विच बिजनेस यूनिट इज डीलिंग, जिसमें बिजनेस यूनिट डील कर रही है, उसका माल है। कोई स्टेशनरी की दुकान है, वो स्टेशनरी में डील कर रहा है। किसी की समोसे की दुकान है, वो समोसे में डील कर रहा है। किसी की कपड़े की दुकान है, वो कपड़े में डील कर रहा है। किसी की लैपटॉप की दुकान है तो लैपटॉप में डील कर रहा है। वो सारे के सारे जिसमें वो बिजनेस यूनिट डील करती है वो गुड्स कहलाता है। इट इंक्लूड्स ऑल दूस थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, जो उसने परचेज करके लाया, पेन परचेज करके लाया, आगे मार्केट में बेचेगा। फर्नीचर वाला फर्नीचर परचेज करके लाया, आगे फर्नीचर मार्केट में बेचेगा। तो उसने सारी की सारी आइटम परचेज फॉर रीसेल करी है। दूसरा दूसरा है उसका रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस से वो अपना आगे माल फिनिश्ड गुड्स बनाएगा। वो कॉटन से थ्रेड बनाएगा, थ्रेड से क्लॉथ, क्लॉथ से फिनिश, जो कॉटन और थ्रेड है वो उसके रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस है, वो भी उसके गुड्स में इंक्लूड होते हैं। और फिनिश्ड गुड्स, वो अपने रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस से फिर गारमेंट्स बनाएगा, फिनिश गुड्स बनाएगा। तो ये तीनों के तीनों आइटम गुड्स में इंक्लूड होती हैं। ठीक है जी। अब कह रहा है द आइटम्स दैट आर परचेज फॉर यूज इन बिजनेस आर नॉट कॉल्ड गुड्स। फॉर यूज इन बिजनेस, फॉर यूज इन बिजनेस का क्या मतलब है? बिजनेस में यूज करने के लिए हम एसेट्स लेते हैं, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह लेते हैं। जैसे कि कोई हमने टेबल ले लिया, चेयर ले ली, कोई सोफा ले लिया, वहां पर आकर कस्टमर बैठेंगे, वो बिजनेस में यूज होंगी। उसे हम बिजनेस उसमें हम बिजनेस
वो हमारी बिजनेस यूनिट नहीं है जिसमें हम डील कर रहे हैं, वो हमारी बिजनेस यूनिट नहीं है, लेकिन वो हमारे बिजनेस में यूज होगी। तो बिजनेस में कोई भी आइटम यूज के लिए हम रखते हैं तो वो आइटम फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, वो आइटम गुड्स नहीं कहलाती हैं। गुड्स में केवल वही आइटम आती हैं जिसमें बिजनेस यूनिट डील कर रहा होता है, उसके अतिरिक्त रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स आता है। अब कह रहे हैं जी फॉर एग्जाम्पल फॉर ए फर्नीचर डीलर, फॉर ए furniture dealer purchase of chairs and table is termed as goods while for others it is furniture and is treated as asset। कह रहे हैं जी किसी फर्नीचर डील कोई फर्नीचर डीलर, मैं रिपीट कर दूं, कोई फर्नीचर डीलर अगर चेयर और टेबल परचेज करके ले आया तो फर्नीचर में तो वो डील कर रहा है, टेबल चेयर सोफा बेड उस सब में तो वो डील कर रहा है, उसके लिए वो गुड्स हो सकती हैं। लेकिन किसी दूसरे बिजनेसमैन के लिए वो गुड्स नहीं है, किसी दूसरे बिजनेसमैन के लिए वो एसेट्स है, वो अपने बिजनेस में उसको यूज करेगा। ठीक है जी। फॉर फ्रूट सेलर फ्रूट इज गुड, फॉर स्टेशनरी सेलर स्टेशनरी इज गुड, फॉर ए मेडिकल स्टोर मेडिसिन आर गुड्स। बिल्कुल साधारण सी बात है। ओके जी, आगे चलते हैं। अब कह रहा है जी स्टॉक और इन्वेंट्री, जो आइटम देखिए वो परचेज, जो आइटम उसके लिए गुड्स थी वही आइटम उसके लिए किसी पर्टिकुलर डेट पर इन्वेंट्री बन जाएगी। अब मैं फिर से एक चीज आपको रिपीट कर दूं, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में अच्छे से कंसेप्ट बैठ जाए, आपको बार बार रिवीजन करने के बजाय मेरी लेक्चर देखेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कोई भी अकाउंट्स हम बनाते हैं, बिजनेस के अकाउंट एक साल के लिए बनाते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 फॉलो कर रहा हूं तो मैं अपने अकाउंट्स बनाऊंगा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के लिए, और मेरी जो बैलेंस शीट बनती है वो साल के सबसे आखिरी दिन बनती है, दैट इज 31 मार्च 2026 को मैं अपनी बैलेंस शीट बना रहा हूं। जब 31 मार्च 2026 को साल के आखिरी दिन में अपनी बैलेंस शीट बना रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरी प्रॉपर्टीज यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज मतलब कि कर्ज कितने खड़े हैं, तो मैं चेक करूंगा जी मेरे पास गुड्स कितने पड़े हैं इस वक्त मार्केट में नहीं, इस वक्त मेरी फैक्ट्री में कितने गुड्स पड़े हैं, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा कि मेरे को कितने गुड्स चाहिए। तो देखिए 31 मार्च 2026 को जिस दिन वो बैलेंस शीट बनाएगा बिजनेसमैन, तो वो सारे के सारे देखेगा जो मैं आइटम परचेज करके लाया था, परचेज फॉर रीसेल करके लाया था, वो मेरी कितने पड़े हुए हैं स्टॉक में, इससे अंदाजा लगाएगा मैंने नया आइटम कितना लेना है। फिर वो देखेगा मेरा कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, कितनी कॉटन पड़ी हुई है, ठीक है जी, और कितना मेरा वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा हुआ है। फिर वो देखेगा कितने आपके फिनिश्ड गुड्स पड़े हुए हैं। वो सारी की सारी कैलकुलेशन अगर वो 31 मार्च 2026 को कर रहा है साल के आखिरी दिन, तो ये आपका कहला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। अब नया साल स्टार्ट होगा 2025-26 के बाद, नया साल स्टार्ट होगा 2026-2027। 2026-2027 के सबसे पहले दिन 1 अप्रैल 2026 को वो देखेगा मेरे पास ये स्टॉक कितना पड़ा है, जो जो स्टॉक उसका 31 मार्च 2026 को था, एक दिन बाद भी वो उसका स्टॉक वही रहेगा। तो वो जब 1 अप्रैल 2026 को अपना स्टॉक चेक करेगा तो ये नए साल के लिए इस स्टॉक को बोल दिया जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी। साल के आखिरी दिन में वो बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक और साल के पहले दिन के लिए वो बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो यही आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। आइए अब इसकी डेफिनेशन और इसकी थ्योरी देख लेते हैं। कह रहे जी द टर्म स्टॉक आर द गुड्स, कह रहे स्टॉक क्या है, गुड्स हैं, वेरी गुड, विच आर लाइंग अनसोल्ड एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, जो आपकी फैक्ट्री में अभी भी पड़ी हैं, जो आपने अभी सोल्ड नहीं करी हैं। स्टॉक इज ए करंट एसेट्स हेल्ड बाय द एंटरप्राइज। मैं करंट एसेट्स में जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बता दिया था करंट एसेट्स क्या होती है, जो विद इन 1 ईयर हम जिसे कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। एक साल के अंदर अंदर जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं वो आपकी करंट एसेट कहलाती है। तो जो भी आपका स्टॉक है, चाहे आपका फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, जो आप परचेज करके लाए उसको रीसेल के लिए, उसे आप 3-4 महीनों में मैक्सिमम सेल कर दोगे, इसलिए स्टॉक आपकी करंट एसेट्स कहलाती है। ठीक है जी। अब ये आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है इट इंक्लूड ऑल दूस गुड्स विच आर, फिर से वही परचेज फॉर रीसेल, आपने कोई आइटम रीसेल के लिए परचेज करी है, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस आपका स्टॉक है, और फिनिश गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस, कोई आपने फिनिश गुड्स बना लिया रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस से, वो भी आपका स्टॉक है और वो आपका गुड्स भी था। ठीक है जी। ओके, वेरी गुड। स्टॉक और इन्वेंट्री में भी 2 टाइप्स, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है, अभी आपको मैंने बताया था, द टर्म ओपनिंग स्टॉक मींस वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड और at the beginning of
अकाउंटिंग पीरियड, जो भी साल के पहले दिन आपकी गुड्स होती हैं जो आपने बेची नहीं होती हैं, वो ओपनिंग स्टॉक कहलाती है। और क्लोजिंग स्टॉक क्या है? द टर्म क्लोजिंग स्टॉक मीन्स वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। 31 मार्च जो भी साल का अकाउंटिंग पीरियड का सबसे आखिरी दिन होता है, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक, उस वक्त जो स्टॉक पड़ा होता है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। ओके, ठीक है जी। तो एक स्लाइड आपकी रह गई शायद। ठीक है जी। अब कह रहे हैं फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग काइंड्स। कह रहे हैं जी चाहे आपका ओपनिंग स्टॉक हो चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो, वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार रॉ मटेरियल, दूसरा प्रकार वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या? जो सेमी फिनिश्ड फॉर्म में गुड्स हैं, अभी फिनिश्ड नहीं हुए हैं लेकिन रॉ मटेरियल भी नहीं रहे हैं। और फिनिश्ड गुड्स क्या? जो आपने सारा का सारा माल बना चुके हैं अपने रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस से, जो बस मार्केट में बेचने के लिए तैयार है। ठीक है जी। तो ये आपकी स्टॉक की क्लासिफिकेशन है, ये आपके स्टॉक की काइंड्स हैं। ठीक है जी। इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, इसकी थ्योरी को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ये आपका स्टॉक था और ये आपका गुड्स था। अब हम देखते हैं जी परचेजेस क्या होता है। ओके, तो देखिए परचेजेस क्या है? जो हम आइटम, देखिए परचेजेस भी क्या, परचेजेस भी हम गुड्स का ही परचेज करते हैं। जो भी हम गुड्स परचेज करके लाएंगे उसको हम परचेज बोलते हैं। मैं आपको पहले भी बताया था, मैं रिपीट कर दूं, कोई भी आप फिक्स एसेट परचेज करके लाए ना, फिक्स एसेट परचेज करके लाए तो उसको परचेज नहीं बोलते हैं। ठीक है, परचेज इंग्लिश का वर्ड है, उसको एज ए इंग्लिश के फ्रेज के तौर पर यूज कर लेते हैं। आपकी फिक्स एसेट आपने परचेज कर ली, लेकिन जो परचेज का लेजर हम बनाएंगे ना, लेजर बुक में परचेज का जो अकाउंट बनाएंगे उसमें केवल हम वही वही आइटम लिखेंगे जो हमारी गुड्स हम परचेज करके लाएंगे। कोई भी फिक्स एसेट आप परचेज करके लाएंगे तो उसे परचेज के अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। तो आप क्या क्या गुड्स परचेज करके लाते हैं, इमेजिनेशन से बताइए। सबसे पहले तो मैं गुड्स कौन सी परचेज करूंगा? वही गुड्स परचेज करूंगा जो भी मैं आइटम परचेज करूंगा रीसेल के लिए। वही स्टेशनरी परचेज करके स्टेशनरी मार्केट में बोला, फर्नीचर डीलर फर्नीचर परचेज करके फर्नीचर मार्केट में बेचेगा, कंप्यूटर डीलर कंप्यूटर परचेज करके कंप्यूटर मार्केट में बेचेगा, कोई भी गारमेंट्स वाला गारमेंट्स परचेज करके गारमेंट्स मार्केट में बेचेगा। तो उसने वो सारी की सारी आइटम परचेज करी है रीसेल के लिए, तो वो आपकी गुड्स हैं, वो परचेज में काउंट होती हैं। और क्या हम परचेज करते हैं? इसके अलावा हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। बिल्कुल, हम रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करके लाते हैं, फिर रॉ मटेरियल से हम वर्क इन प्रोग्रेस बनाते हैं और वर्क इन प्रोग्रेस से हम फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। ये 2 आइटम हम मैन्युफैक्चर करते हैं, इसे परचेज नहीं करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल की मदद से। वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स हम परचेज करके नहीं लाते हैं। इसलिए परचेज में केवल आपकी 2 आइटम इंक्लूड होती हैं, जो भी आपने परचेज करा है रीसेल के लिए और रॉ मटेरियल। दैट्स ऑल। आइए अब इसकी थ्योरी देखते हैं। द टर्म परचेज इज यूज फॉर एन अकाउंट। कह रहे हैं परचेज एक अकाउंट के लिए यूज होता है। ये हम जो लेजर का अकाउंट बना रहे हैं ना, इस तरीके का जो अकाउंट हम बनाते हैं इसको परचेज बोलते हैं। द टर्म परचेज इज यूज फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स। फिर से वही गुड्स टर्म यूज कर रहा है, गुड्स को परचेज करेगा तो वो परचेज कहलाएगा। द गुड्स में बी परचेज गुड्स फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल। बिल्कुल जी, यही मैंने आपको बताया है, ये 2 आइटम केवल परचेज में इंक्लूड होती हैं। अब कह रहे हैं द टर्म परचेज इंक्लूड्स कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। आपने चाहे माल उधार में परचेज करके लाए चाहे कैश में परचेज करके लाए, वो दोनों की दोनों परचेज अकाउंट में जाती है, उससे फर्क नहीं पड़ता आपने चाहे उधार में क्रेडिट में परचेज करा या कैश में परचेज करा है। गुड्स परचेज फॉर कैश आर टर्म्ड एज कैश परचेजेस एंड गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर टर्म्ड एज क्रेडिट परचेज। बिल्कुल जी बिल्कुल, बड़ी साधारण सी लैंग्वेज इसने यूज करी है। अब कह रहा है जी सेल्स। अब सेल्स क्या है? सेल्स बिल्कुल यही है जी, जो आपने आइटम परचेज करी है उसी को तो आप रीसेल करेंगे ना। अब हम जो सेल का लेजर बनाएंगे ना, अभी तक हम परचेज का अकाउंट बना रहे थे, अब हम जो सेल का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, उसमें हमने जो परचेज आइटम करी है रीसेल के लिए, जब इसको रीसेल कर देंगे तो यहाँ पर सेल लिख देंगे। इसके अलावा जब हम ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से हम क्या बनाएंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस से हम क्या बनाएंगे? फिनिश्ड गुड्स। और फिनिश्ड गुड्स हम मार्केट में सेल करेंगे। तो ये
जब फिनिश गुड्स मार्केट में सेल करेगा तो ये फिनिश गुड्स भी आपकी सेल कहलाएगी। ठीक है जी। कोई आइटम आपने ऐसे कैसे परचेज कर ली रीसेल के लिए, वो आपकी सेल में इंक्लूड हो जाती है। और कोई रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड्स बनाते हैं तो वो फिनिश गुड्स आपकी सेल में इंक्लूड होता है। ठीक है जी। वर्क इन प्रोग्रेस हम मार्केट में सेल नहीं करते हैं, हमारी फैक्ट्री में ही रहता है, इसलिए वो सेल में इंक्लूड नहीं होता है। मैं रिपीट कर दूं, आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करी और फिक्स्ड एसेट परचेज करी तो वो परचेज नहीं थी, आपको 2-4 साल बाद फिक्स्ड एसेट पुरानी हो गई, आप नई फिक्स्ड एसेट परचेज करना चाहते हैं, वो पुरानी फिक्स्ड एसेट आपने मार्केट में सेल कर दी, मार्केट में बेच दी, तो वो सेल के लेजर में नहीं जाता है, वो सेल नहीं कहलाता है। ठीक है जी। The term sale is used for an account to record of sale of goods. जो भी हम गुड्स को सेल करते हैं केवल वही सेल में जाता है। द गुड्स में बी परचेज गुड्स फॉर रीसेल, वही जो आपने गुड्स परचेज करी है रीसेल के लिए, और फिनिश्ड गुड्स जो भी आपने रॉ मटेरियल से बनाया है, मैंने वर्किंग प्रोग्राम से बनाया है, वो फिनिश गुड्स आपकी सेल में जाएगी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर। बिल्कुल जी, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। कोई किसी का काम गुड्स मैन्युफैक्चर करना नहीं है, उसका काम है सर्विसेज देना, किसी सीए का ऑफिस, लॉयर का ऑफिस, ठीक है जी, किसी आर्किटेक्ट का ऑफिस, उसका काम सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो उसको सर्विसेज से कोई भी फीस मिलती है, कमीशन मिलती है, तो वो फीस और कमीशन उसके लिए सेल होती है। ओके जी। द टर्म सेल इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ द गुड्स। वेरी गुड। गुड्स sold for cash are termed as cash sale, goods sold on credit are termed as credit sale। और सेल के लेजर में हम दोनों सेल इंक्लूड करेंगे, चाहे आपने कैश में सेल करी हो चाहे आपने क्रेडिट में सेल करी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। द टर्म परचेज इज नेवर यूज फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। परचेज ऑफ एसेट्स के लिए हम कभी भी परचेज अकाउंट में नहीं डालते हैं, परचेज टर्म को यूज नहीं करते हैं। वही कह रहा है जी, क्लॉथ डीलर है, कोई क्लॉथ डीलर ने क्लॉथ परचेज करा तो वो उसके लिए माल है, वो उसके लिए गुड्स है, वो तो उसके लिए परचेज ही है। लेकिन कोई क्लॉथ डीलर ने फर्नीचर परचेज कर लिया तो वो उसके लिए परचेज नहीं है। अब फिर से वही कह रहा है, द टर्म सेल इज नेवर यूज फॉर परचेज सेल ऑफ एसेट। सेल का मतलब केवल सेल ऑफ गुड्स होता है, सेल ऑफ एसेट्स नहीं होता है। इफ ए क्लॉथ डीलर सेल्स क्लॉथ इट विल बी टर्म्स एज सेल। कोई क्लॉथ डीलर ने अपने कपड़े सेल कर दिए तो वो कपड़े सेल करना सेल कहलाएगा, लेकिन क्लॉथ डीलर ने कोई पुराना फर्नीचर बेच दिया तो वो आपका सेल नहीं कहलाएगा। अब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न क्या है? आप जब मार्केट में कोई आइटम परचेज करके लाए, आपने यहां पर परचेज करके लाए तो आपने देखा है कुछ एक परसेंटेज आइटम जो है मेरा खराब निकला है, तो आपने फौरन जिससे परचेज करके लाए थे उसको फोन मिलाया और कहा जी आप ये आइटम मेरे फैक्ट्री से उठवा दीजिए, मैं आपको वापस भिजवा रहा हूं। तो आपने जो परचेज किया था जब वो वापस भिजवा दिया आपने, तो वो कहला दिया परचेज रिटर्न। ठीक है जी। जब आप परचेज करके लाए थे तो आपकी फैक्ट्री में वो माल आ रहा था, जब आपने परचेज को वापस कर दिया तो आपकी फैक्ट्री से वो माल चला गया, इसलिए उसको बोलते हैं आउटवर्ड, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड। आपने वापस कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड कर दिया। इसी तरीके से सेल रिटर्न क्या होता है? जब आपने किसी को माल बेचा, अब वहां पे माल आपने बेच तो दिया, माल बेचने के बाद वो जिसको आपने माल बेचा उसका फोन आ गया, कहता है जी आपका कुछ एक परसेंटेज माल डिफेक्टिव निकला है, मैं आपको वापस भिजवा रहा हूं। ठीक है जी। जब उसने हमने उसको सेल किया था तो सेल थी, जब उसने माल हमारे को वापस भिजवा दिया तो ये कहलाया सेल रिटर्न। ठीक है जी। जब आपने सेल किया था तो माल आपकी फैक्ट्री से बाहर गया था और सेल रिटर्न करने पर आपकी फैक्ट्री में माल वो वापस आ गया, माल वापस आ गया तो वो कहलाया रिटर्न इनवर्ड। ठीक है जी। बस यही इसकी थ्योरी है। ओके जी। कह रहा है जी, द टर्म परचेज, द गुड्स परचेज में बी रिटर्न ड्यू टू return to the seller for any reason, they are defective. Goods sold may be returned by the purchaser for any reason, say they are defective. Simple. Purchase return are also known as return outward and sales return are also known as return inward. बिल्कुल जी बिल्कुल, ये स्लाइड में आपको करवा चुका हूं। ठीक है जी। अब हम अपने प्रॉफिट पर आ जाते हैं। देखिए मैंने आपको पिछले कई सारे लेक्चर में और पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताया था। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के राइट साइड में क्रेडिट साइड होती है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेफ्ट साइड में डेबिट साइड होती है। डेबिट साइड में हम बिजनेस के जितने भी खर्चे होते हैं रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए सबसे पहले बिजनेस का क्या खर्चा होता है? कोई रॉ मटेरियल परचेज करके लाना,
कच्चा माल, जैसे कि हमारे एग्जांपल में कॉटन, तो रॉ मटेरियल परचेज करके लाना वो उसका खर्चा है। और क्या खर्चा होता है, देखिए कई बार क्या होता है, हम रॉ मटेरियल परचेज तो कर लेते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल इतना सारा होता है, उसको हमारी फैक्ट्री में लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है जी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है उसको भी हम खर्चे के में इंक्लूड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को और क्या बोल देते हैं, कैरेज इनवर्ड। कैरेज का खर्चा हो गया आपके माल को इन करने के लिए, इसको कैरेज इनवर्ड बोल देते हैं। ठीक है जी। और क्या होता है, अब हमने कुछ एक इंप्लॉइज, कुछ एक लेबर लगाए होते हैं जिनका काम यही होता है कि आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिए, आप कुछ दूसरा काम मत कीजिए। तो उन लेबर को हम क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। ठीक है जी। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में क्या होता है, इनकम होती है, हम सेल जो भी होती है, फिनिश गुड्स की सेल जो होती है वो हम लिखते हैं। ठीक है जी। तो देखिए जो ये सेल है ना, मान के चलता हूं मैं, सेल जो मेरी हुई वो हुई 2,25,000 रुपए की। ठीक है, और ये सारे खर्चे मेरे मिला करके हुए 1,25,000 रुपए के। ठीक है जी, 2,25 में 1,25 चला गया तो मेरा अमाउंट कितना बच गया, 1,00,000 रुपया। ये 1,00,000 रुपया मेरा ग्रोस प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है जी। अब देखिए ये इसको हम टैली कर देते हैं, यहां पे भी 2,25,000 का टोटल हो गया, यहां पे भी 2,25,000 का टोटल हो गया। ठीक है जी, 1,25 1 2,25। तो ये जो हमने 1,00,000 रुपया बचा, ये 1,00,000 रुपया प्रॉफिट कहलाया। ठीक है जी। अब प्रैक्टिकल चैप्टर में आप बहुत डिटेल में देखेंगे, एक बार अपरेंटली टर्म्स को समझने के लिए इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा रिकॉल माइंड में पक्का हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए लेकिन मैं आपको बताऊं, बिजनेस में सेल के अलावा और भी कई तरीके की रिवेन्यू रिसीट्स होती है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। और कैसी कैसी रिवेन्यू रिसीट्स होती है, और बिजनेस को जो इनकम होती है, बिजनेस को कई बार इंटरेस्ट मिल जाता है, कोई उसने दूसरे बिजनेस को पैसा उधार पर दिया होता है। और क्या होता है, उसने कहीं और पैसा इन्वेस्ट किया होता है, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंपनी के शेयर ले लेता है, तो उसको डिविडेंड मिल जाता है। और क्या होता है, मान लेते हैं उसने बिजनेस के पैसे से नई बिल्डिंग ले ली, या अपनी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में 2-3 फ्लोर किसी को किराए पर दे दिए, तो उससे उसको रेंट मिल जाता है। ठीक है जी। अब ये जो 3 तरीके की उसकी फ्रॉम यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज से जो उसकी इनकम होती है, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। और बिजनेस में इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन और वेजेस के अलावा बड़े सारे खर्चे होते हैं। एक खर्चा मैं ले लेता हूं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, बिजली का खर्चा। आपने कोई फैक्ट्री आउटलेट रेंट पर लिया हुआ है तो रेंट का खर्चा हो जाता है। ठीक है जी। और मैंने आपको बताया था ठीक है जी, और मैंने क्या बताया था, कई बार आपके डेटर्स पैसे देने से मना कर जाते हैं, तो वो बेड डेट्स का खर्चा भी आपके ट्रेडिंग एंड प्रोफेशनल उसके डेबिट साइड में आता है। और आपका खर्चा क्या होता है, और आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन होती है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इस तरीके के जो आपके जो भी खर्चे होते हैं ना, वो खर्चे भी हम ट्रेडिंग एंड प्रोफेशनल लॉस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अब क्या होगा कि जो भी आपकी ट्रेडिंग एंड प्रोफेशनल लॉस अकाउंट में टोटल जो निकल के आए ना क्रेडिट साइड में, ठीक है जी, मान लेते हैं ये 2,25 के बाद जो मेरा जो टोटल निकल के आया ट्रेडिंग ये क्रेडिट साइड में, वो निकल करके आया 1,00,000 रुपए की मेरी और छोटी मोटी इनकम बिजनेस में हो गई। तो मेरा जो ये 2,25,000 प्लस 1,00,000 3,25,000। ठीक है जी। और ये छोटे मोटे खर्चे जो मेरे हो गए 50,000 रुपए के हो गए। ठीक है जी। तो मेरा यहां पर एक नेट प्रॉफिट निकल करके आ गया। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना निकल करके आ जाएगा, मेरा नेट प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा 1,00,000 पहले का और 50,000 अब का, 1,50,000 रुपए का मेरा टोटल नेट प्रॉफिट निकल करके आ गया। ठीक है जी। अभी आप इतना समझ लीजिए, जो ये 3 खर्चे हैं ना, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन और वेजेस, इनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और ये जो खर्चे हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बेड डेट्स, इन सबको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो देखिए सेल में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करने पर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करने पर जो प्रॉफिट आता है वो ग्रोस प्रॉफिट कहलाता है। इसके अलावा सारी की सारी इनकम, चाहे वो सेल से हो, इंटरेस्ट से हो, डिविडेंड से हो, उनको एक्यूमुलेट करने पर सारे के सारे खर्चे
आप लेस कर देते हैं, फिर जो निकल करके आता है वो नेट प्रॉफिट निकल करके आता है। ठीक है जी, सारे के सारे इनकम ऐड कर ली और सारे के सारे खर्चे हम लोगों ने ऐड कर लिए। टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर जो नेट लेस करने पर आता है उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है जी, बड़ी सिंपल सी बात है, बस यही प्रॉफिट में मैंने आपको बताना था। ठीक है जी, आइए अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट इज द excess of revenue and expenses of a business for an accounting period। एक और चीज आप नोट कर लीजिए, जो हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, पूरे साल का बनाते हैं, पूरे 12 महीने का बनाते हैं, इसलिए हम प्रॉफिट कैलकुलेशन भी पूरे साल की करते हैं, पूरे 12 महीने की करते हैं। तो ये कह रहा है जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो हम कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 12 मंथ के लिए, एक साल के लिए 12 मंथ का फिर से मैं रिपीट कर दूं, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 12 महीने आपके पूरे हो जाते हैं। इस साल के लिए हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। और प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो भी आपके रिवेन्यू हुए हैं उस वो आपके एक्सपेंस से जितने ज्यादा है वो आपका प्रॉफिट है। यही मैंने आपको बताया, जो भी आपके रिवेन्यू है वो एक्सपेंस से ज्यादा है वो आपके प्रॉफिट कहलाते हैं। Profit can be further divided into two parts. Gross profit. Gross profit means the income earned by the business from its operating activities or main business, that is activities carried out by the enterprises। जो ये सेल करना किसी प्रोडक्ट को, वो उसका मेन बिजनेस है। ठीक है जी, यही उसका मेन बिजनेस है। ये इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट ये उसका मेन बिजनेस नहीं है। ये उसके रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करने पर इनकम हो जाती है, लेकिन वो उसका मेन बिजनेस नहीं है। मेन बिजनेस उसके प्रोडक्ट को सेल करना है। तो कह रहा है जी, कोई भी आप ग्रोस प्रॉफिट अर्न करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट का मतलब है जो भी आपने इनकम अर्न करी है उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, मेन बिजनेस ऑफ एक्टिविटी से, वो इनकम आपकी ग्रोस प्रॉफिट में इंक्लूड होती है, वो इनकम आपकी ग्रोस प्रॉफिट कहलाती है। सिंपली इट इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने आपको यही बताया, सेल्स में से ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये 3 खर्चे लेस करने पर जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट हमारा ग्रोस प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है जी, एक बार नेट प्रॉफिट में आपको ले चलता हूं। नेट प्रॉफिट के लिए बोल रहा है इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस लेस कर दो। ये टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस लेस कर दो, पूरा का पूरा टोटल एक्सपेंसेस लेस कर दो, तो वो आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो हम नेट प्रॉफिट निकालते वक्त डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में फर्क नहीं करते, सारे के सारे इंक्लूड करते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आल्सो ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखिए, मैंने ऑपरेटिंग इनकम भी ली है और ये मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी लेता हूं, तो इसमें ये दोनों की दोनों इनकम इंक्लूड होती है। प्रॉफिट मींस टोटल रिवेन्यू माइनस के टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है जी, ये तो था आपका प्रॉफिट। अब हम देखते हैं लॉस। अब लॉस क्या है? लॉस का देखिए इतना ही मतलब है, आपका टोटल रिवेन्यू मान लेते हैं बिजनेस में हुआ 5 लाख रुपए का, ठीक है, और टोटल एक्सपेंसेस बिजनेस में हो गया, कितना हो गया? 2,50,000 रुपए का। तो टोटल आपका प्रॉफिट कितना कहलाया? 2,50,000 रुपए। लेकिन कई बार क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर बिजनेस में ज्यादा हो जाते हैं, खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और सेल वगैरह कम होती है, इसके कारण हमारे टोटल रिवेन्यू कम हो जाते हैं। मान लेते हैं किसी और बिजनेस में टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 4 लाख के हो गए, लेकिन जो हमारी रिवेन्यू हो, टोटल एक्सपेंडिचर 4 लाख के हुए, लेकिन जो टोटल रिवेन्यू हो पाया वो 3 लाख का ही हुआ, तो ये 1 लाख रुपया भी हमारा लॉस कहलाएगा। ठीक है जी, बड़ा ही सिंपल सी बात है। और लॉस में एक तो ये टर्म इंक्लूड होती है लॉस, और क्या होता है, कई बार बिजनेस में थेफ्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है। कोई चोर आया रात में और 50,000 रुपए के हमारे फिनिश्ड गुड्स, हमारे रेडीमेड गारमेंट चुरा करके ले गया, तो ये चोरी होना भी बिजनेस का लॉस कहलाता है, ये भी बिजनेस का लॉस कहलाता है। और क्या होता है, और क्या होता है, बिजनेस में कई बार आग लग जाती है, फायर लग जाती है। बिजनेस में जब फायर हो गया तो कुछ हमारा माल जल करके खाक हो गया, हमारे कुछ रेडीमेड गारमेंट्स पड़े थे जल गए, हम कॉटन परचेज करके लाए थे वो जल गए, तो हमें बिल से पता चल जाते हैं कि कितने की कॉटन जल गई, कितने का फिनिश गुड्स प्रोडक्ट हो गया, फिनिश गुड्स का लॉस हो गया। तो ये फायर लगने से हमारे को मान लेते हैं 25,000 रुपए का लॉस हो गया, तो ये 25,000 रुपए हमारा लॉस कहलाएगा। तो ये 3 आइटम टोटल लॉस में इंक्लूड होती हैं। ठीक है जी, लॉस देखते हैं। कह रहे इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर टोटल रिवेन्यू ऑफ बिजनेस। एक्सपेंसेस अधिक है, रिवेन्यू कम है।
It also refers to the money or money worth lost without receiving any benefit in return. Example, cash or goods lost by theft और फायर एक्सीडेंट. कुछ भी आपकी चोरी हो गया और कुछ भी आपका एक्सीडेंट हो गया, फायर का एक्सीडेंट हो से कुछ कैश लॉस हो गया, कैश की चोरी हो गई, गुड्स चोरी हो गई, कोई फिक्स एसेट चोरी हो गई, वो सारा का सारा आपका लॉस कहलाता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स. नेट प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल और नेट लॉस डिक्रीजेस इट. ठीक है जी, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, बिजनेस में जो भी ये प्रॉफिट आता है ना, नेट प्रॉफिट जो आता है, ये बिजनेस का नहीं होता है, बिजनेस के ओनर का होता है जिसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी होती है. तो ये कैपिटल में ऐड हो जाता है. जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल लिखते हैं, तो कैपिटल में हम ये नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं. ठीक है जी. अगर प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, अगर लॉस हो गया तो कैपिटल से हम लेस कर देंगे. ठीक है जी. तो बस इतना आप समझ लीजिए, जो भी प्रॉफिट होता है वो बिजनेस का नहीं होता, वो बिजनेस ओनर का होता है, इसलिए उसकी कैपिटल में वो ऐड हो जाता है. अगर लॉस होता है तो लॉस भी बिजनेस ओनर का होता है, लॉस भी लैप कैपिटल से लेस हो जाता है. ठीक है जी. अब हम गेन देख लेते हैं. गेन के लिए देखिए वो बोलता है कि कई बार क्या होता है, कोई फिक्स्ड एसेट आप परचेज करके लाए. मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, जब मैंने आज से 4 साल पहले ना लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी थी 5 लाख रुपए की. अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू तो बढ़ जाती है जी. बिजनेस ने लैंड एंड बिल्डिंग की रजिस्ट्री बिजनेस के नाम पर हुई थी, उसकी एसेट थी, तो 5 लाख रुपए की उसने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली. आज से 3 साल बाद वो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 8 लाख रुपया. तो बिजनेस ने क्या करा, वो 8 लाख में लैंड एंड बिल्डिंग सेल कर दी. तो 3 लाख का जो उसको हुआ, वो 3 लाख का प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, वो 3 लाख का जो कहलाएगा वो उसको गेन कहलाएगा. ठीक है जी. तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मतलब कि वही सेल, मेन बिजनेस एक्टिविटी से, या फिर फ्रॉम यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज. फ्रॉम यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज क्या, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, इससे आपको जो भी मॉनिटरी बेनिफिट होता है ये आपका प्रॉफिट कहलाता है. लेकिन जब भी आप कोई लैंड एंड बिल्डिंग सेल करते हैं, कोई फिक्स्ड एसेट, कोई मशीनरी सेल करते हैं, कोई फर्नीचर सेल करते हैं, उससे आपको जो भी मॉनिटरी बेनिफिट होता है वो आपका गेन कहलाता है, वो आपका प्रॉफिट नहीं कहलाता है. ठीक है जी. क्योंकि ये इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन होती हैं, हमें इंसिडेंटली करनी पड़ जाती हैं. ये हमारा मेन काम ये ट्रांजैक्शंस करना नहीं है, इंसिडेंटली हमें ये ट्रांजैक्शन हो जाती हैं. ठीक है जी. तो ये फिक्स्ड एसेट को सेल करना इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन कहलाता है, ये ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कहलाता है. आइए अब हम गेन पढ़ लेते हैं. कह रहे हैं गेन इज द टर्म विच इज यूज फॉर मॉनिटरी बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ए बिजनेस ट्रांजैक्शन अदर देन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. जो भी आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन की हैं, लेकिन अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अलावा जो भी आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन की हैं, वो आपकी, उससे अगर आपको कोई मॉनिटरी बेनिफिट होता है तो वो गेन कहलाता है. अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आप जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं वो इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन होती हैं. अब देखिए, फिक्स्ड एसेट बिजनेस की थी ना, बिजनेस ने सेल करी इसलिए बिजनेस की ट्रांजैक्शन तो वो है ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है. लेकिन वो ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन हैं, वो इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन हैं. अब इसने वही एग्जांपल दे दिया, 4 लाख की बिल्डिंग आप किसी वक्त में खरीदी थी, उसको आपने 1-2 साल बाद 7 लाख में बेच दिया, तो 3 लाख का आपका गेन हो गया. ओके जी. अब हम एक और टर्म देख लेते हैं, गेन क्या होता है. जब मैंने आपको रिसीट पढ़ाया था ना, रिवेन्यू रिसीट्स मैंने आपको पढ़ाई थी. रिवेन्यू रिसीट्स मैंने आपको बोला था, रिवेन्यू रिसीट्स को इनकम भी बोलते हैं. ठीक है जी. कोई आपने सेल कर दिया, कोई प्रोडक्ट सेल करा, कोई इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड आ गया, कुछ रेंट आ गया, वो सब आपकी इनकम होती हैं. ठीक है जी. एक तो इस रिवेन्यू रिसीट्स को डिविडेंड बोलते हैं, इस रिवेन्यू रिसीट्स को हम प्रॉफिट बोलते हैं, इस रिवेन्यू रिसीट्स को हम इनकम बोलते हैं. रिसीट्स और रिवेन्यू रिसीट्स को हम इनकम बोलते हैं. इसके अलावा आपने अभी अभी एक टर्म देखी है, नेट प्रॉफिट को भी हम इनकम बोलते हैं. ठीक है जी.
या हम बोल दें कि प्रॉफिट को भी हम इनकम बोल देते हैं, नेट प्रॉफिट के अलावा आपको कोई भी प्रॉफिट होता है उसको इनकम बोल देते हैं। लेकिन इनकम और प्रॉफिट में ना एक डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस यूं है कि इन प्रॉफिट जो होता है ना, आप एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं, पूरे पूरे साल के लिए कैलकुलेट करते हैं, 12 महीनों के लिए कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इनकम आप किसी ट्रांजैक्शन, एक सिंगल ट्रांजैक्शन से भी आपको अगर कुछ मॉनिटरी बेनिफिट हो जाए ना, तो वो भी आपकी इनकम बोल दिया जाता है, उसको प्रॉफिट नहीं बोलते हैं। किसी सिंगल ट्रांजैक्शन से आपको कुछ मॉनिटरी बेनिफिट हो जाए तो उसको इनकम बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा रेडीमेड गारमेंट सेल करने का बिजनेस है, मैं 50,000 रुपए का मार्केट में रेडीमेड गारमेंट का लॉट उठा कर ले आया, जिसमें सारे कपड़े थे, लेविस के कपड़े थे, जारा ब्रांड के कपड़े थे, और बहुत अच्छे दुनिया भर के ब्रांड के कपड़े थे। वो 50,000 का लॉट मैंने मार्केट में आते ही हफ्ते 10 दिन में 70,000 रुपए का बेच दिया। तो उस सिंगल ट्रांजेक्शन से मेरे को 20,000 रुपए का प्रॉफिट, 20,000 रुपए का जो इनकम हुआ वो इनकम कहलाएगा। ओके जी, यही आपका इनकम है। The term income is synonymous with the term profit or revenue. Profit और revenue के लिए हम income term को यूज करते हैं। It may be defined as the excess of revenue over expenses of the business. जो भी आपका expenses से, जो भी रिवेन्यू में से एक्सपेंस करने पर जो आता है वो आपका इनकम कहलाता है। इनकम कैन बी फ्रॉम ए सिंगल ट्रांजैक्शन वेयर एज प्रॉफिट इज इन टोटलिटी फॉर ए पीरियड। इनकम इंक्लूड्स बोथ प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड गेन फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। तो ये कह रहा है जी, जो अभी आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज गेन आपने जो पढ़ा है, आपने 4 लाख की बिल्डिंग को 7 लाख में बेच दिया, जो 2 लाख रुपए का आपको गेन हुआ, मॉनिटरी बेनिफिट हुआ, जो गेन फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग बेनिफिट हुआ, उसको भी हम इनकम बोल देते हैं। ठीक है जी, उसको गेन बोल देते हैं, उसको इनकम बोल देते हैं, लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं बोलते हैं। ठीक है जी। तो मैं ये छोटा सा आपको दिखाना है, ये स्लाइड क्या है जी, आप, मुझे नहीं पता कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट किताबें ना डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज कर रही हैं। कोई किताब टर्म्स यूज कर रही है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, कोई टर्म, फिर एक कोई किताब टर्म यूज करेगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, फिर कोई किताब लिखेगी मेन बिजनेस, फिर कोई किताब लिखेगी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इन सब का एक ही मतलब है, वन एंड सेम थिंग है, दैट इज सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। जो भी बिजनेस का काम है गुड्स सेल करना, तो वो गुड्स उसकी मेन एक्टिविटी है। अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उसकी सेल, वही उसकी मेन एक्टिविटी है, वही उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वही उसकी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी है। ठीक है जी। आज का लेक्चर भी मैं छोटा ही रखूंगा। पिछले लेक्चर को कंपनसेट करने के लिए मैंने आज का लेक्चर रिकॉर्ड किया था। तो फिलहाल के लिए मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूं। अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, इससे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे।